हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण की विजुअल क्लास। हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला ज्ञान। तो प्रस्तुत है स्वर एवं व्यंजनों का उच्चारण स्थान। प्रस्तुतकर्ता मास्टर सुनील राज, प्रवक्ता हिंदी। हम लोग सामान्य हिंदी में पढ़ रहे हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में, और आज पढ़ेंगे व्यंजनों का उच्चारण। ठीक है, तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी व्यंजनों को 8 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि किस व्यंजन को मुख के किस स्थान से उच्चारित किया जाता है, इसके आधार पर हिंदी व्यंजन को 8 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। चलिए देखते हो 8 व्यंजन कौन कौन से हैं और उनकी विशेषता क्या है। तो पहला है कोमल तालव्य व्यंजन। इसे कंठ व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय जीभ के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है। कोमल तालु जो मुख के अंदर होता है, ठीक है, कोमल तालु भी होता है और कठोर तालु भी होता है। तो ये कह रहा है कि कोमल तालव का मतलब क्या होता है कि जो कंठ के पास से बोले जाए। ठीक है, इसे कंठ व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये जीभ जो होता है, जीभ के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है और जीभ का पिछला भाग कंठ के पास ही होता है। ठीक है, इसलिए कोमल तालव व्यंजन को कंठ व्यंजन भी कहते हैं। तो कंठ व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय जीभ के पिछले भाग से कोमल ताल का स्पर्श होता है, उन्हें कोमल तालव व्यंजन या कंठ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। इन्हें अगर बोल कर देखिए तो जीभ का जो पिछला हिस्सा है, ठीक है, वो कोमल ताल को हल्का सा स्पर्श करता है, इसलिए इसे कोमल ताल स्पर्श कहते हैं। और जीभ का पिछला हिस्सा कंठ के पास होता है तो इसे कंठ व्यंजन भी इसलिए कहते हैं। ठीक है, यही बात को मैंने कई बार बता दिया। इसके बाद अगला है तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन क्या होता है कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय जीभ का अग्रभाग कठोर ताल को स्पर्श करता है, उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। मतलब जो कठोर ताल होता है बीच में मुख के, ठीक है, जैसे च, छ, ज, झ, य और स, य, अगर इन्हें बोला जाए तो इनमें क्या होता है, जीभ का अग्रभाग जो होता है वो मुख के कठोर ताल को स्पर्श करता है। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, तालव्य व्यंजन कहते हैं। और ये क्या होते हैं, चा, छा, जा, झ, इया तो होते ही हैं और सा और या भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए तालव्य व्यंजन। अगला है मूर्धन्य व्यंजन। तो मूर्धन्य का मतलब क्या होता है, पहले देख लेते हैं। जो कठोर ताल का मध्य भाग होता है वो मूर्धा कहलाता है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय जीभ की उल्टी हुई नोक मूर्धा से स्पर्श करे या मूर्धा से स्पर्श करता है, उसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जैसे ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये क्या होते हैं, मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। जैसे पिछली बार हम लोगों ने देखा, इसमें क्या था कि इसमें जीभ का अग्रभाग जो था वो कठोर ताल को स्पर्श कर रहा था। ठीक है, और ये पूरी तालु को स्पर्श कर रहे थे। चा बोलकर देखे तो एक तरह से जीभ चिपक सी जाती है, ठीक है, तालु के साथ। लेकिन मूर्धन्य में क्या होता है, मूर्धन्य में जीभ की सिर्फ उल्टी नोक मूर्धा से स्पर्श करता है, यानी कि पूरा जीभ तालु को स्पर्श नहीं करता है, कठोर ताल को। ठीक है, सिर्फ जीभ की हल्की सी उल्टी हुई नोक, यानी इसे टा बोलकर देखे तो जीभ थोड़ी मुड़ी हुई सी ताल को स्पर्श करती है, यानी कि ताल के मध्य भाग को स्पर्श करती है, इसे मूर्धा कहते हैं। इसीलिए ट, ठ, ड, ढ, अड़ा को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है दंत व्यंजन। तो दंत व्यंजन किसे कहेंगे कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय जीभ की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करे, उसे दंत व्यंजन कहते हैं। जैसे ता, था, दा, धा और सा बोलकर देखें, ना नहीं होगा, ना बोलते समय ना बोलकर देखिए तो जीभ ऊपरी दांतों से स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, इसलिए ना को ये नहीं कि ता, था, दा, धा अगर दंत व्यंजन है तो ना भी दंत व्यंजन होगा, ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय जीभ की नोक ऊपरी दांत को स्पर्श करे, उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, ये ता, था, दा, धा और सा। ठीक है, ये होते हैं दंत व्यंजन। सा को भी बोलने पर हल्का सा ये टच करता है। ठीक है, उसके बाद अगला है ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन मतलब कि जिन्हें बोलने समय हमारे ओंठ स्पर्श करें एक दूसरे को, या फिर ओंठ द्वारा अगर ओंठ एक दूसरे को स्पर्श करेंगे मतलब मुंह बंद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है उस समय
श्वास का अवरोध होता है। ठीक है, तो ओष्ठ व्यंजन किसे कहते हैं कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय दोनों ओष्ठ मतलब होंठ द्वारा श्वास का अवरोध होता है, उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों ओंठ द्वारा श्वास का अवरोध होता है तो मतलब क्या हुआ कि हमारे दोनों ओंठ एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जैसे पा बोलें, पा फा बा भा मा, इन्हें अगर बोलेंगे देखते हैं कि हमारे दोनों ओंठ एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, यानी कि और जब दोनों ओंठ एक दूसरे के समीप आ जाते हैं यानी कि मुंह पूरी तरह से बंद होता है, और मुंह पूरी तरह से बंद होता है मतलब श्वास का अवरोध होता है। ठीक है, तो ओष्ठ व्यंजन किसे कहते हैं सीधे सीधे समझना चाहें तो क्या कहेंगे कि जिन व्यंजन को बोलने के लिए हमारे ओंठ दोनों ऊपर और नीचे वाले ओंठ दोनों एक दूसरे के समीप आ जाए, ठीक है, उसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। या फिर श्वास का अवरोध हो जिस व्यंजन को बोलने पर उसे क्या कहते हैं, ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पा फा बा भा मा। अगला है दंत्योष्ठ व्यंजन। दंत्योष्ठ व्यंजन क्या होते हैं कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय निचला ओष्ठ दांतों को स्पर्श करे। दंत्योष्ठ मतलब दंत और ओष्ठ, ठीक है, यानी कि निचला ओष्ठ दांतों को स्पर्श करे। जैसे वाह को बोलकर देखिए, थोड़ा सा मुंह को सिकोड़ना पड़ता है, इससे निचला होंठ क्या करता है, निचला ओष्ठ दांतों को स्पर्श करता है। ठीक है, वाह बोलकर देखिए, तो वाह क्या होता है, दंत्योष्ठ व्यंजन होता है। अगला है वर्ष व्यंजन। तो ये वर्ष क्या होता है, ये होता है ऊपरी मसूड़ों को वर्ष कहते हैं। ठीक है, यानी कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय जीभ ऊपरी मसूड़ों यानी कि वर्ष को स्पर्श करे उसे वर्ष व्यंजन कहते हैं। जैसे ना को बोलकर देखिए, तो ना क्या होता है, ऊपरी दांत से ठीक पहले थोड़ा सा मसूड़ों को टच करता है, जैसे ना, रा और ला। ठीक है, इन्हें बोलकर देखिए तो ये बिल्कुल ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करते हैं। ठीक है, यानी कि ऊपरी दांत को स्पर्श नहीं करते हैं। जैसे ता था दा धा अगर बोलकर देखें तो क्या होता है, ता बोलते हैं तो ये ऊपरी दांत को स्पर्श करता है। ता बोलेंगे तो जीभ क्या करेगा, ऊपरी दांत को स्पर्श करेगा। लेकिन जब ना बोलेंगे तो ऊपरी दांत को स्पर्श नहीं करेगा, सिर्फ मसूड़ों को स्पर्श करेगा। ठीक है, ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करेगा। तो इसलिए ना, रा और ला को क्या कहते हैं, वर्ष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है या उच्चारण की दृष्टि से अंतिम है स्वर यंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन। ठीक है, ये कौन से व्यंजन होते हैं, वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय अंदर से आती हुई श्वास तीव्र वेग से स्वर यंत्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है। यानी कि जिसे बोलते समय क्या होता है कि अंदर से जो आवाज आती है उस एक संघर्ष के साथ बाहर निकलती है। जैसे हा बोलकर देखिए, जैसे लगता है कि बहुत तेजी से हवा कंठ के अंदर, यानी कि स्वर यंत्र या स्वर यंत्र कहाँ होता है, कंठ के भीतर, जहाँ से हमारी आवाज निकलती है। ठीक है, तो वहां से अगर हा बोलकर देखें जैसे लगता है हा में आवाज तीव्र वेग से संघर्ष करते हुए आ रही है। ठीक है, तो इसलिए हा को क्या कहते हैं, स्वर यंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन। ठीक है, तो ये हो गए 8 प्रकार उच्चारण स्थान की दृष्टि से। ठीक है, इसमें व्यंजनों को कुछ और अन्य वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, यानी कि व्यंजनों के कुछ अन्य वर्गीकरण भी है। जैसे पहला है घोषत या कंपन के आधार पर। तो घोष का मतलब क्या होता है कि जैसे जब हम किसी शब्द अक्षर को बोलते हैं तो कुछ अक्षर को बोलने पर हमारे स्वर यंत्र में कंपन होता है। ठीक है, तो जिस व्यंजन को बोलने पर हमारे स्वर यंत्र में कंपन होता है उसे घोष या सघोष कहते हैं, और जिस व्यंजन को बोलने में स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता, स्वर यंत्र के श्वास में कंपन नहीं होता, उसे आघोष कहते हैं। ठीक है, आ मतलब नहीं होता है, तो जब कंपन नहीं होगा श्वास में तो क्या कहेंगे, आघोष, और जब कंपन होगा तो कहेंगे घोष या सघोष। ठीक है, जैसे आघोष क्या होता है कि जिसके उच्चारण में क्या हो, कंपन ना हो। ठीक है, आ का मतलब नहीं होता है। तो और ये होते क्या है, प्रत्येक वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण। ठीक है, जैसे अगर का और खा बोलकर देखें तो सामान्यता क्या होते हैं, कंपन नहीं होता। ठीक है, जैसे सा भी बोलकर देखें। लेकिन अगर घोष क्या होते हैं कि जिन्हें बोलने पर स्वर यंत्र में श्वास में कंपन होता है। ठीक है, नहीं मतलब कंपन होता है। ठीक है, स्वर यंत्र में कंपन होता है उसे क्या कहेंगे, घोष या सघोष कहेंगे। और ये प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व, हा भी होते हैं। ठीक है, वैसे मेन होते हैं तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। ठीक है, जैसे अगर गा बोलकर देखें तो गा बोलेंगे तो अंदर एक गुनगुनाहट की मतलब अंदर गुनगुनाहट सा कंपन होता है। ठीक है, जैसे गा बोलकर देखिए तो यहाँ कंठ के पास क्या होता है, या स्वर यंत्र के पास कंपन सा होता है। घा बोलकर देखें तो घा के लिए क्या होता है, घा एक वजनदार सब अक्षर है, तो वहां पर भी
स्वर यंत्र के पास थोड़ा सा कंपन होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ जो याद रखने वाली चीज है वो यही है कि आघोष क्या होता है, जिसके उच्चारण में स्वर यंत्र के पास श्वास में कंपन नहीं होता। और कौन कौन से होते हैं, प्रथम, सभी प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर होते हैं, ठीक है। घोष क्या होता है कि जिनके उच्चारण में स्वर यंत्र के पास श्वास में कंपन होता है। ये मैं हमेशा कट कर दे रहा हूँ, मतलब स्वर यंत्र के पास श्वास में कंपन होता है, ठीक है। तो कंपन होगा तो घोष या सघोष। और ये कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, ठीक है, इसे याद रखेंगे। और साथ में ये भी होते हैं। तो ये क्या हो गए, घोष और आघोष, ठीक है। ये भी पूछ जाते हैं परीक्षा में, तो इसे याद रखेंगे कि प्रथम और द्वितीय क्या होंगे, आघोष, और तृतीय, चतुर्थ और पंचम सघोष, ठीक है। तो ये हो गया घोषत्व या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसमें एक और वर्गीकरण होता है प्राणत्व के आधार पर या वायु के आधार पर। जैसे प्राण को क्या कहते हैं, हवा या वायु कहते हैं ना, जैसे कि हमारे शरीर में जब तक हवा आ जा रही है, मतलब जब तक हम लोग सांस ले रहे हैं तब तक हमारे शरीर में प्राण है, नहीं तो सांस लेना बंद तो प्राण निकल जाएंगे तुरंत, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि प्राण का अर्थ होता है हवा। तो देखो यहाँ तो प्राण के आधार पर या वायु के आधार पर दो प्रकार के व्यंजन होते हैं, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। तो अल्प का मतलब क्या होता है, अल्प का मतलब कम, और प्राण का मतलब वायु। तो जिन व्यंजन के या जिन अक्षर, जिन वर्ण के उच्चारण में अल्प यानी कि कम वायु निकलती है उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण, ठीक है। और जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है उसे कहते हैं महाप्राण, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं, जैसे अल्प प्राण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण को क्या कहते हैं, अल्प प्राण, ठीक है। जैसे अगर प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम देखें तो जैसे पहले में क्या होगा, पहला का, तीसरा ग और पांचवा अंगा। तो अगर इन्हें बोलकर देखें तो इन्हें बहुत आराम से धीरे से बोल सकते हैं जैसे, या फिर दूसरे लाइन में देखें तो च, ज और इया, इन्हें अगर बोलकर देखें तो क्या होगा, ये बहुत कम वायु मुख से निकलती है। लेकिन महाप्राण का मतलब क्या होता है, जब मुख से अधिक मात्रा में हवा निकले। और ये कौन कौन से होते हैं, ये प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण होते हैं, ठीक है। और उसमें व्यंजन भी होते हैं, क्योंकि उसमें में क्या होता है, हवा निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, ये द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। जैसे का बोलेंगे तो आराम से हो जाएगा, लेकिन खा बोलेंगे तो खा में क्या होगा, एक बहुत तेजी से हवा बहुत अधिक मात्रा में मुंह से बाहर निकलती है। या तीसरा वर्ण गा बोलेंगे तो उतने हवा नहीं निकलेगी, लेकिन अगर चौथा वर्ण घा बोलेंगे तो घा के उच्चारण करते समय क्या होगा, मुख से बहुत तेजी से हवा निकलती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं महाप्राण, यानी कि अल्प प्राण मतलब जिसके उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। और ये कौन होते हैं, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। और महाप्राण मतलब जिसे बोलने में अधिक हवा निकले मुंह से, वो होते हैं महाप्राण। और वो क्या होते हैं, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। जैसे एक बार खुद ही बोलकर देखिए, जैसे क्या होता है, अगर यहाँ पर देखिए तो पहला का, दूसरा खा, तीसरा गा, चौथा घा और पांचवा अंगा, ठीक है। अब देखिए अगर क, ग और अंगा इन तीनों को बोलेंगे, प्रथम, तृतीय और पंचम को बोलेंगे तो बहुत धीरे से बोलेंगे और मुख से कम हवा निकलेगी, ठीक है। लेकिन खा बोलकर देखिए, खा और घा इन्हें बोलेंगे तो थोड़ा तेजी से बोलना पड़ता है और बोलते समय मुख से बहुत अधिक हवा निकलती है, इसलिए इसे महाप्राण कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण, ठीक है। तो इस तरह से व्यंजनों का उच्चारण स्थान की दृष्टि से हम लोगों ने देख लिया, और घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ लिया। तो इस तरह से अब ये हिंदी वर्णमाला समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका एक टेस्ट सीरीज देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।